वेलकम टू कोर क्लासेस स्टूडेंट्स। आज की वीडियो है BCHCT 131। इसका ब्लॉक 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। ब्लॉक 2 आज स्टार्ट करेंगे विद यूनिट 6 जिसका नाम है आयनिक बॉन्ड। जैसा कि इसमें लिखा हुआ आयनिक बॉन्ड, तो इस जाहिर है कि इसमें हम बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बॉन्डिंग को डिस्कस करने से पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन का पार्ट ले लें। आपको ये पता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं कि जो द एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स आपस में वो कंबाइन करते हैं या फिर किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन करते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनता है। उस स्ट्रक्चर को हम मॉलिक्यूल्स बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक हाइड्रोजन एटम है, दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन करता है और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन जाता है जिसे हम बोलते हैं H2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब हीलियम एटम और दूसरा हीलियम एटम आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल नहीं बना पाता, लेकिन वो जो उनमें कॉम्बिनेशन हमें दिखती है तो वो कॉम्बिनेशन कौन सी कॉम्बिनेशन है? तो उसमें जो अट्रैक्टिव फोर्स है जिसकी वजह से वो आपस में कंबाइंड हैं उसे बोलेंगे केमिकल बॉन्डिंग। तो उसमें कुछ ऐसी बॉन्डिंग है जिसके थ्रू वो आपस में कंबाइंड फॉर्म में है, तो उसे बोलेंगे केमिकल बॉन्डिंग। बट इसके साथ साथ एक ऐसी बॉन्डिंग भी है जो चार्जेस के द्वारा बनती है, मतलब कि जो बॉन्डिंग अराइज होती है अकरिंग बाय द चार्जेस। वो चार्जेस या तो पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। वो अपोजिट चार्जेस होते हैं तो उनमें अट्रैक्शन होती है, अट्रैक्टिव फोर्सेस बनती हैं जिसकी वजह से उनमें बॉन्डिंग मिलती है। तो इसी बॉन्डिंग को देखते हुए आज हम समझने वाले हैं कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, कितनी टाइप्स की केमिकल बॉन्डिंग हो सकती है और किन मॉलिक्यूल्स में ऐसी बॉन्डिंग पाई जाती है और क्यों पाई जाती है। तो फर्स्ट सबसे पहले हम पढ़ें केमिकल बॉन्डिंग। Chemical bonds between atoms in a molecule is spread of electron distribution around the nuclei of the atoms in a molecule। अब मॉलिक्यूल में एटम्स होते हैं, एटम्स में न्यूक्लियाई होते हैं, न्यूक्लियाई के आसपास इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूट होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन की इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होती है, सपोज कीजिए मॉलिक्यूल में कोई दो एटम्स हैं, दोनों एटम्स में अपना अपना न्यूक्लियस होगा, तो न्यूक्लियस के अराउंड दोनों एटम्स में इलेक्ट्रॉन भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे और उन इलेक्ट्रॉन की वजह से जो इंटरेक्शन होती है उसे बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। तो एटम्स में, मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स होते हैं उनमें जो न्यूक्लियस होते हैं उसके आसपास जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसकी वजह से ही होती है केमिकल बॉन्डिंग। बट केमिकल बॉन्डिंग इज ऑफ वेरियस टाइप्स। कौन सी? सबसे पहले आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग का मतलब है बॉन्डिंग इन द आयंस। अब आयंस कैसे बनते हैं? आयंस, एक पॉजिटिव चार्ज आयन होता है, एक नेगेटिव चार्ज, मतलब एक कटायन एक एनायन होता है, उनमें पाई जाने वाली बॉन्डिंग को बोलते हैं आयनिक बॉन्डिंग। अब ये तो एक इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, लेकिन ये होती कैसे? इट अराइजेज व्हेन वन और टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन एटम टू अनदर। जैसे कि एक ए एटम है, दूसरा बी एटम है। अब इसने क्या करा, ए एटम ने अपने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन, सपोज कीजिए इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, अब इसने क्या करा, बी एटम को अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, पूरा का पूरा इसने एक इलेक्ट्रॉन बी एटम को दे दिया। तो इसने दिया है, इसने लूज करा है, तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इसने लिया है तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। दिस इज केटायन एंड दिस इज एनायन। अब इस तरह से जो ये बॉन्डिंग कब होगी? जब ये आपस में एक दूसरे के क्लोज आएंगे। अब क्लोज आएंगे तो उनमें क्या होगा, फटाफट अगर इसने ट्रांसफर करा है टू द बी तो क्या होगा, इनमें बॉन्डिंग जो बनेगी उसे बोलेंगे आयनिक बॉन्डिंग। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? जैसे कि एक एटम है, उसमें एक न्यूक्लियस है, यहाँ पे उसका सबसे बाहर वाला जो शेल है उस शेल को बोलते हैं वैलेंस शेल, और उसमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा
तो वो सबसे पहले जो वैलेंस शेल है उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वहां से ही ट्रांसफर होगा। ऐसा नहीं है कि जो बाहर वाला वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऐसे ही पड़े रहें, बीच में जो कोई भी शेल है उसमें से इलेक्ट्रॉन चला जाए, नहीं, सबसे पहले बाहर वाले जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसमें से इसीलिए इसको बोलते हैं वैलेंस शेल, और इसमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से अगर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दे टुवर्ड्स एनी अदर एटम, तो क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज उन पे आ जाता है। तो ऐसी बॉन्डिंग को बोलते हैं आयनिक बॉन्डिंग। अब ऐसी बॉन्डिंग किसमें पाई जाती है, जैसे कि सोडियम एंड क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड आपने सुना है, इसमें आयनिक बॉन्डिंग होती है, कैसे होती है। अब सोडियम है जिसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या है, अब इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स है अगर, और दूसरा है क्लोरीन, क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब ये जो है 17 इलेक्ट्रॉन, इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा कौन है, क्लोरीन है। क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी, जैसे कि ऑर्गन की है। और अगर ये आपको पता है, एक तो ये मेटल है, आपको ये भी पता है मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, और आपको ये भी पता है कि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें से चला जाए, अब ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तो क्या होगा, अब इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल हो जाएगी टुवर्ड्स द नियोन, बिल्कुल जैसी नियोन की कॉन्फ़िगरेशन है वैसी बन जाएगी, जो कि स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। तो दोनों क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि इनमें स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ये एक्वायर कर लें। तो वो कैसे करेंगे, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये आपस में शेयर, मतलब आपस में ये बॉन्डिंग बनाएंगे। बॉन्डिंग ऐसे बनाएंगे कि मैं तेरे को एक इलेक्ट्रॉन दे दूंगा और इसे चाहिए एक इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये क्या बन गया, इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बन गई जिस नियोन की जैसी 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके पास एक 17 इलेक्ट्रॉन थे, 17, इसके पास अब 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, जैसे कि ऑर्गन के थे। दोनों की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब इनका क्या बन गया, आयनिक बॉन्ड बन गया। अब आप ये भी क्वेश्चन कर सकते थे कि सोडियम के पास क्लोरीन ही क्यों आया, तो इसका यही आंसर है, क्योंकि जितने भी एटम्स हैं सभी के सभी ये कोशिश करेंगे कि हम इस तरह से आयन बने, पॉजिटिव बने या नेगेटिव बने, ताकि हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल हो जाए। अब ऐसे ही पोटाशियम की देख लेंगे। पोटाशियम में भी इसमें देखिए 19 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 19 है तो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसकी 18 बन जाएगी ऑर्गन की तरह, ठीक है। और क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी ऑर्गन के जैसी की बन जाएगी, वैसे ही सीजियम क्लोराइड में। सो दीज फॉर्म्स, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड फॉर्म आयनिक बॉन्डिंग। अब दूसरी है कोवलेंट बॉन्डिंग। अब कोवलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है, ए एटम बी एटम को पूरा एक इलेक्ट्रॉन देकर पॉजिटिव नेगेटिव होने की बजाय क्या करेंगे, दोनों आपस में शेयरिंग करेंगे। अब आयनिक में क्या था, डोनर मतलब कि लूज करना और गेन करना, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और दूसरे ने इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा ले लिया। लेकिन अगर बॉन्डिंग ऐसी हो कि सपोज कीजिए ए एटम है, उसके पास हाफ जो कुछ चीजें हैं जो आधी हैं, 10 चीजें हैं, लेकिन जो बी है तो उसके पास क्या है, उसके पास 14 कोई भी ऑब्जेक्ट्स है वो 14 है। अब एक के पास 10 है तो दूसरे पास क्या है, 14। अब ये क्या करेगा, अगर ये कहेगा कि हम दोनों आपस में शेयर कर लेंगे ताकि हमारे पास दोनों के पास 12 जो है ऑब्जेक्ट्स हो जाएं, तो कैसे होंगे, अगर ये आपस में चीजों को शेयर करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, उसने क्या करा है, इसने पूरे के पूरे 2 ऑब्जेक्ट्स इसको दिए नहीं है, बल्कि क्या करा है, आपस में शेयर करा है। 12 के 12 करने की बजाय उसने क्या करा, आपस में ज्वाइन कर लिया ताकि टोटल 24 हो जाए। दोनों में बॉन्डिंग जो बनेगी वो कौन सी बनेगी, कोवलेंट बॉन्डिंग बनेगी। तो डेफिनेशन क्या है, बॉन्डिंग दैट होल्ड्स द एटम टुगेदर, ऐसी बॉन्डिंग जिससे एटम्स आपस में होल्ड होके रहते हैं, और उसमें क्या होती है, जो मेन इंपॉर्टेंट लाइन है वो है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। म्यूचुअल का मतलब क्या, दोनों आपस में शेयरिंग करेंगे बिटवीन द एटम्स, या तो वो सेम ग्रुप होंगे, सेम एलिमेंट के होंगे, या फिर डिफरेंट एलिमेंट, या तो ए होगा या ए बी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल H2, अब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, अब एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s1। अब ये स्टेबल कब होगा, अगर इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इसका s
जो शेल है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो क्या करेगा, अब ये दूसरा ऐसा हाइड्रोजन एटम ढूंढेगा जिसके पास उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये क्या करेंगे, आपस में शेयरिंग कर लेंगे ताकि दोनों क्या बना सके, एक मॉलिक्यूल बना सके, ताकि उनकी दोनों की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 हो सके। उसको करने के लिए ये पूरा का पूरा एक, अब ये जो हाइड्रोजन है ये पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा नहीं, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन पूरा लूज नहीं कर सकेगा, तो क्या नहीं करना चाहेगा, तो क्या करेगा, ये आपस में शेयरिंग कर लेंगे, आपस में बॉन्डिंग बना लेंगे इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, जिससे इनमें कोवलेंट बॉन्डिंग बनेगी। सेम ऐसे ही फ्लोरीन में है। अब एक फ्लोरीन है जिसमें 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसे कितने इलेक्ट्रॉन एक और चाहिए ताकि इसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नियोन के जैसे बन जाए, एक इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए, क्योंकि इसके पास 9 है, इसे 10 चाहिए ताकि स्टेबल हो जाए। अब एक इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए, तो ऐसा ही दूसरा इलेक्ट्रॉन ढूंढेगा, एटम ढूंढेगा, वो है फ्लोरीन, इसे भी एक चाहिए, तो क्या करोगे, ये दोनों आपस में शेयरिंग कर लेंगे स्टेबल होने के लिए। ऐसे ही कार्बन है। अब कार्बन में क्या है, कार्बन के पास 4, इसकी वैलेंसी 4 है, तो इसके साथ कोई 4 चीजें ही ऐड हो सकती हैं, मतलब कि कार्बन के पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये अपना पूरा का पूरा, अब इसे स्टेबल होने के लिए 8, मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, या तो ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स और लेकर अपनी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बना ले, या फिर 4 के 4 लूज कर दे, या तो लूज कर दे या फिर 4 और एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, 4 एकदम से वो लूज भी नहीं कर सकता क्योंकि इतनी एनर्जी रिलीज होगी। ये एकदम से 4 के 4 इलेक्ट्रॉन ले भी नहीं सकता, बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में एनर्जी चाहिए। तो क्या करेगा, ये ऐसे एटम्स ढूंढेगा जिसकी वजह से इसको एनर्जी लूज या फिर एनर्जी गेन ना करनी पड़े, हाई एनर्जी रिक्वायर्ड ना हो, ये इजीली एक स्टेबल मॉलिक्यूल बना सके। तो ऐसा कौन सा होगा जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो, वो क्या है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, आपस में कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा। दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, एक और कोवलेंट बॉन्ड बना देगा। एक और हाइड्रोजन आएगा, कोवलेंट बॉन्ड बन गया। एक और हाइड्रोजन आएगा, कोवलेंट बॉन्ड बन गया, CH4 बन गया। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग का जो फंडा है वो बिल्कुल कोवलेंट बॉन्डिंग की तरह है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है कि इसमें क्या था, कोवलेंट के केस में था कि दोनों ही एटम आपस में शेयरिंग करते हैं, दोनों की पार्टिसिपेशन होती है। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में दोनों की बजाय एक एटम पार्टिसिपेट करता है, होती है शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग की बजाय एटम जो शेयर होते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, वो सिर्फ एक एटम के द्वारा होते हैं। इट अराइजेज व्हेन बोथ द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दोनों के दोनों शेयरिंग इलेक्ट्रॉन आर प्रोवाइडेड बाय वन एटम ओनली। जो प्रोवाइड करता है उसे डोनर एटम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर बाय वन एटम एंड शेयरिंग बाय बोथ द बॉन्डिंग एटम्स। फॉर एग्जाम्पल, दिस कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स में क्या करा है, अमोनियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन, अब इसमें कॉम्प्लेक्स में क्या हुआ, अब ये तो बन गया है। अब इस जो कॉम्प्लेक्स बना है उसमें आप ये नहीं बता सकते हैं कि ये कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू बना है या कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग के थ्रू बना है। जब इसकी बॉन्डिंग होती है उस टाइम आप देख सकते हैं कि इसमें कोऑर्डिनेट होगी या फिर कोवलेंट बॉन्डिंग बनने वाली होगी, तो क्या इसकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन जब ये बॉन्डिंग बन जाती है तो आप इसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि कोवलेंट बॉन्डिंग हुई थी या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग के थ्रू इनमें बॉन्डिंग है। तो ये पॉइंट याद रखें, वंस अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड देयर इज नो वे टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अ कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब हमने क्या सीखा था, आयनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। अब नेक्स्ट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब न्यूक्लियर चार्ज क्या है, अब एटम के बीच एक न्यूक्लियस है छोटा सा, ये है एटम। अब इसके पास एक न्यूक्लियस है, इसमें कितने सारे एटम में शेल होंगे, कितने सारे शेल होंगे, दिस इज वैलेंस शेल। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियस है, अब न्यूक्लियस की कोशिश ये रहती है कि ये पूरे के पूरे एटम को होल्ड करके रखे, तो इसका यही काम है न्यूक्लियस का। तो इसमें ये क्या करेगा, जितना ज्यादा इसका इफेक्ट होगा जिससे ये आपस में ये बिल्कुल इस पूरे के पूरे एटम को अपनी तरफ खींच के रखेगा, इसका पूरा का पूरा फोकस पूरे के पूरे एटम पे होगा, तो उसे बोलेंगे न्यूक्लियस इफेक्ट। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज। अब न्यूक्लियर चार्ज का क्या फंडा है, सपोज कीजिए एक क्लास है, रूम, और एक यहाँ पे क्लास है जिसमें
रोज बनी हुई है 1 2 3, सपोज कीजिए इसमें 3 रोज हैं, तो यहाँ पे एक टीचर है, तो टीचर का फोकस फर्स्ट सेकंड थर्ड रो पर पूरा का पूरा रहेगा। तो यहाँ पे आप ये मान सकते हैं कि रूम इज एन एटम और यहाँ पे जो टीचर है वो है न्यूक्लियस। अब ये जो रो है वो है वैलेंस शेल। तो क्या होगा, इस टीचर का जो इफेक्ट होगा, मतलब कि टीचर का फोकस पूरे के पूरे तीनों रो पे होगा, क्योंकि रोज इतनी ज्यादा नहीं है। ठीक है, अब सपोज कीजिए 3 की बजाय अब बड़ी क्लास हो गई है, इसमें 3 की बजाय 6-7 रोज हो गई हैं, तो टीचर का फोकस 3 रोज की बजाय अब 6-7-8 रोज पर होने वाला है। तो फोकस एज कंपेयर टू 3 रोज इस क्लास में फोकस कम होगा, क्योंकि अब रोज, नंबर ऑफ रोज भी बढ़ गई है, नंबर ऑफ रोज में स्टूडेंट्स का नंबर भी बढ़ गया है, तो इसका फोकस उतना डिक्रीज कर जाएगा। अब यही आप इमेजिन करोगे, जो आपने इमेजिनेशन की है वही आप इस न्यूक्लियर चार्ज में पढ़ने वाले हो। तो क्या होता है, होल्ड द न्यूक्लियस ओवर एन इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर लेवल। किसी भी एक शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके ऊपर अपना इफेक्ट बना के रखेगा, फोकस बना के रखेगा न्यूक्लियस। अब hold of nucleus is decreased by other electron in the same or the lower levels। अब क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि जो न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है वो डिक्रीज कर जाता है किसी एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा, चाहे वो उसी शेल में हो चाहे वो किसी छोटे शेल में हो, लोअर शेल लेवल में हो। इन एन एटम विद एटॉमिक नंबर Z, कोई भी एटम जिसका एक Z एटॉमिक नंबर होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज नॉट द सेम। आपको ये पता है कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो डिपेंड करेगा एटॉमिक नंबर के ऊपर। मतलब अगर सपोज कीजिए हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस होगा उसका इफेक्ट एज कंपेयर टू नियोन या फिर एज कंपेयर टू सोडियम कुछ और होगा। ऐसा नहीं है कि जो हाइड्रोजन एटम में न्यूक्लियस है और जो सोडियम में न्यूक्लियस है दोनों का इफेक्ट सेम होगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो इफेक्ट पड़ा है वो कौन सा पड़ा है, इसमें चेंज क्या है, इसमें एटॉमिक नंबर चेंज है और एटॉमिक साइज का चेंज है। तो यहाँ पे एटॉमिक साइज बहुत कम है हाइड्रोजन का, तो न्यूक्लियस का यहाँ पे इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इस केस में 11 इलेक्ट्रॉन है। तो जो न्यूक्लियस है उसे इन पूरे के पूरे 11 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। कितनी सारी रोज होंगी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ठीक है, अब यहाँ पे 1 2 3 4 रोज के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हाइड्रोजन का केस है उसमें सिर्फ एक ही रो है, तो किसमें ज्यादा फोकस कर पाएगा टीचर, जिसका जो रो है वो नंबर ऑफ रोज मतलब नंबर ऑफ शेल कम है। ओके, तो एक और चीज, अब यहाँ पे आपको क्या पता चल गया कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो एटॉमिक साइज पे भी डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ शेल्स पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करेगा। अब बात करेंगे अलोंग पीरियड, अलोंग ग्रुप। अब अलोंग द पीरियड क्या है, यू नो वेल, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज करता है। एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, एटॉमिक साइज जितना डिक्रीज करेगा उसमें उतने कम नंबर ऑफ शेल्स होंगे, इसका मतलब यही होगा। अब कितने नंबर ऑफ शेल्स कम है, इसका मतलब नंबर ऑफ रोज इन अ क्लास इज लेस। ठीक है, अब उतना उस टीचर का ज्यादा फोकस रहेगा पूरी क्लास में, तो इसका मतलब ये है एज एटॉमिक साइज डिक्रीजेस द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। जितना कम साइज होगा एटम का उतना ही ज्यादा इसमें न्यूक्लियर चार्ज रहेगा। बट अलोंग द ग्रुप एज वी मूव अप टू डाउन, तो क्या होता है, साइज ऑफ एन एलिमेंट इंक्रीजेस। अब साइज इंक्रीज होता है तो जो सेंटर में अब न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल पे उतना ज्यादा फोकस नहीं रहेगा, क्योंकि अब साइज और नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर रहे हैं। साइज इंक्रीज कर रहे हैं मतलब कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं। अब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रहे हैं तो सेंटर में यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस का इफेक्ट उतना ज्यादा नहीं रहेगा आउटर मोस्ट शेल पे, तो वो उतना बाइंड करके उस एटम को नहीं रख पाएगा। तो इसका मतलब क्या है, अलोंग द पीरियड atomic size decreases, the number of shells in an atom decreases, that is why number of shells same रहते हैं लेकिन number of electrons उसमें उतने नहीं होते हैं। तो number of electron जितने कम होंगे उतना ही इसमें nuclear charge कम होगा। तो as we move from left to right, atomic size decreases, number of atomic size decreases, that is why nuclear charge also increases, but as we move from up to down, यहाँ पे साइज इंक्रीज करता है जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करता है। अब एक और इफेक्ट है
जो न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर जो इस पे असर पड़ता है, कौन सा चीज है, वो है स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट कैसे, अब ये क्या होगा, अब सपोज कीजिए एक रो है, रो में स्टूडेंट्स खड़े हैं, अब एक सामने एक चीज है, फ्लैग है, ठीक है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर पे स्टूडेंट खड़ा है उसे फ्लैग बिल्कुल इजीली दिख रहा है, उसी लाइन में बिल्कुल ठीक पीछे एक स्टूडेंट खड़ा है, उसे वो फ्लैग थोड़ा कम क्लैरिटी से दिख रहा है। बिल्कुल उसके पीछे जो एंड में खड़ा होगा स्टूडेंट, उसे एंड में या जो पीछे स्टूडेंट खड़े होंगे उसके बीच में ये स्टूडेंट्स आ गए, जिसकी वजह से उन्हें ये फ्लैग या फिर कोई टीचर खड़ा है उसे टीचर प्रॉपरली दिख नहीं रहा है। तो प्रॉपरली दिख नहीं रहा, क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या आ गए, ये स्टूडेंट्स आ गए, इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट हो गया, जिसकी वजह से ये स्टूडेंट्स उस टीचर को देख नहीं पा रहे हैं इजीली। तो इसका मतलब क्या होगा, या फिर यहाँ पे बता सकते हैं हम टीचर के लिए भी, टीचर के लिए फर्स्ट सेकंड स्टूडेंट को के ऊपर फोकस रखना इजी है, लेकिन बीच में ये स्टूडेंट्स आ गए तो उन्हें पीछे वाले स्टूडेंट्स नहीं दिख पा रहे। तो यहाँ पे क्या होगा, टीचर के लिए ये जो स्टूडेंट्स है किसका काम कर रहे हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे वही जो इफेक्ट है वो न्यूक्लियर चार्ज पे भी पड़ता है, ड्यू टू द अदर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट की बजाय एटम में क्या है, एटम में है इलेक्ट्रॉन्स, और टीचर की बजाय एटम में क्या है, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पिछले वाले जो वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है उस पे उसके फोकस पे इफेक्ट पड़ता है। ड्यू टू द अदर शील्डिंग, इलेक्ट्रॉन शील्डिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद द न्यूक्लियस इफेक्ट डिक्रीजेस। इसकी वजह से न्यूक्लियस इफेक्ट उतना नहीं हो पाता जितना विदाउट स्क्रीनिंग इफेक्ट से होता है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से न्यूक्लियस इफेक्ट भी डिक्रीज करता है। अब न्यूक्लियर इफेक्ट डिक्रीज करता है क्योंकि यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट है, लेकिन कितना डिक्रीज करता है, अब कितना डिक्रीज जो होता है, रिजल्ट में जो डिक्रीज आता है उसे बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियर चार्ज जो इफेक्ट हुआ है ड्यू टू द स्क्रीनिंग इफेक्ट उसे बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब वो कितना इफेक्टिव हुआ, वो कितना इफेक्ट हुआ उसे एक फॉर्मूला के साथ समझ सकते हैं, वो है Z स्टार के साथ उसे लिखते हैं। अब ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम डिनोट करते हैं Z स्टार के साथ। अब इसका फॉर्मूला क्या है, इसे कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि हम फाइंड क्या करना चाहते हैं, कितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अब बचा है, ठीक है। बचा क्या मतलब, अब उसमें कौन है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही स्क्रीनिंग इफेक्ट था, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से ही उतना फोकस नहीं कर पा रहे, तो हमें इलेक्ट्रॉन्स की ही बात करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि एटॉमिक नंबर माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अब स्क्रीनिंग कांस्टेंट को माइनस कर देंगे तो बाकी जो बचेगा उतना ही बचेगा वो न्यूक्लियर चार्ज। टोटल न्यूक्लियर इफेक्ट को अगर उसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना था उसे माइनस कर दो तो जो बाकी बचा हुआ न्यूक्लियर चार्ज है उसे बोलेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। द एक्सटेंट टू विच द अदर इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज गिवन बाय S विच इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अब स्क्रीनिंग कांस्टेंट S को कैसे दिखाएंगे, अब इस जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट है एक्चुअली इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन से। क्या इलेक्ट्रॉन से क्या मतलब, इंडिकेट्स हाउ मच द अदर इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम और लोअर लेवल डिक्रीजेस, कि जो उसी लेवल में है या फिर उससे कम वाले लेवल में जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं उसकी वजह से जो स्क्रीनिंग इफेक्ट अराइज हुआ है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स पे अराइज हुआ है उसे दिखाता है स्क्रीनिंग कांस्टेंट ड्यू टू द Z प्रोटॉन्स इन द एटम्स। अब हायर द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उससे क्या मतलब है, जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा इसका मतलब उतना ही न्यूक्लियस का फोकस है अपने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो उस एटम में प्रेजेंट है। जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ज्यादा न्यूक्लियस का इफेक्ट होगा अपने एटम के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। हायर द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस एक्सपीरियंसेस मोर अट्रैक्शन टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन्स। अब ये टॉपिक था न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर। अब एक और टॉपिक है वो है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, आपको ये पता चल गया कि यहाँ पे एनर्जी की बात हो रही है। आयन का मतलब क्या है, जेशन मतलब फॉर्मेशन, आयन को फॉर्म करने के लिए, आयन की फॉर्मेशन करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। तो डेफिनेशन तो इसकी वर्ड में ही छुपी है। आयन बनाने के लिए, आयन फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी को बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन इसकी टिपिकल डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव। अब यहाँ पे आयन फॉर्मेशन को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आयन तो तभी होगा,
आयोनाइजेशन एनर्जी जो रिलेट करती है वो उस आयन फॉर्मेशन तो या तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से होगी या फिर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने से होगी, लेकिन जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन रिमूवल के साथ एसोसिएटेड होती है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के रिमूवल की बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के रिमूवल की। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन में ये लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव कौन सा इलेक्ट्रॉन, लीस्ट टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन जिसका न्यूक्लियस का जिसके ऊपर बहुत कम इफेक्ट है, क्योंकि अगर न्यूक्लियस का इफेक्ट किसी इलेक्ट्रॉन पे है तो वो इजीली उसे रिमूव करने नहीं देगा। अगर टीचर का फोकस किसी स्टूडेंट पे पूरा है, 100% है, तो वो जो स्टूडेंट है वो उस क्लास में वो उसके टीचर की निगरानी में है, तो वो कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर न्यूक्लियस का पूरा चार्ज है वो क्या होगा, मतलब कि पूरा फोकस है, वो इजिली रिमूव नहीं हो पाएगा। लेकिन जो टाइटली बाउंड, लीस्ट टाइटली बाउंड का मतलब है जो लूजली बाउंड है, जो बिल्कुल लूजली बाउंड है इलेक्ट्रॉन है, उसे रिमूव करना इजी है। तो उसे ही रिमूव करने के लिए, लेकिन उसे रिमूव करने के लिए एटम को गैस फेस में आना पड़ेगा। एटम को सबसे पहले गैस फेस में लेके आइए। तो गैस फेस में आएगा तो क्या होगा, उसमें जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होगा उसे रिमूव करने के लिए कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए, क्योंकि हमारा काम क्या है कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव भी करवाना है, लेकिन उसके लिए एनर्जी भी कम से कम लगाई जाए। तो कम से कम एनर्जी ऐसी कितनी लगाई जाए ताकि इलेक्ट्रॉन जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है उस गैस फेस एटम में उसे रिमूव किया जाए। इसे बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इसे आयोनाइजेशन एनर्जी की यूनिट क्या है, किलो जूल पर मोल में हम इसे काउंट करते हैं सिंबल I के साथ। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ हम फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, 96.5 किलो जूल पर मोल से उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब सपोज कर लीजिए कोई भी एटम है X एटम। अब उस X एटम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना चाहते हैं ताकि हमें आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कितनी चाहिए ताकि हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा सकें। जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये कैटायन बन जाएगा। देन फॉर एलिमेंट X द फॉर्मेशन ऑफ सिंगली चार्ज कैटायन गिवन बाय X। अब X एटम था, उसे गैस फेस में लाया गया, फिर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाया गया, तो ये क्या बन गया, X1 पॉजिटिव इन गैस फेस विद रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसे अब यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाया गया, तो इसे बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसे लिखते हैं ऐसे, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन अगर इसमें से क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो अभी रिमूव करवा दिया गया है, अब एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, X2 पॉजिटिव, मतलब कि यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन चला गया है, कैटायन में से एक और इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इसमें क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं, एक और इलेक्ट्रॉन गया, तो सेकंड स्टेज जिसे बोलेंगे सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाया, फिर बोलेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। एक और इलेक्ट्रॉन मतलब सेकंड इलेक्ट्रॉन और रिमूव करवाया तो बोलेंगे सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब यहाँ पे आप ये सोचिए कि इन दोनों एनर्जीज में से ज्यादा एनर्जी किसकी होगी। अब किसी भी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा दिया, एनर्जी अप्लाई करी, रिक्वायर्ड एनर्जी लेकर, क्या एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। अब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो क्या होगा, अब न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर गए हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक और आपको याद होगा कि एलिमेंट की बजाय कैटायन के ऊपर ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होता है एज कंपेयर टू न्यूट्रल एटम। तो कैटायन के ऊपर ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज है। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन तो चला गया, अब न्यूक्लियर चार्ज और बढ़ गया, अब फोकस ज्यादा है, तो इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे अब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है एज कंपेयर टू फॉर्मर कंडीशन। तो इसका मतलब क्या है, कहने का मतलब ये हुआ कि जो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा चाहिए होगी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से। वही हम यहाँ पे लिखेंगे, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन फर्स्ट बिकॉज ड्यूरिंग रिमूवल ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन अब किसमें से रिमूव करवाना है, पॉजिटिवली चार्ज आयन से, और
अगेंस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि अब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने की बात कर रहे हैं, तो वो बहुत ही डिफिकल्ट होगा। तो उसे रिमूव करवाने के लिए तो पहली एनर्जी से ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, तो इसका मतलब सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर एज कंपेयर टू फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी अलोंग ग्रुप अलोंग पीरियड क्या है, कैसे वेरी करती है। अलोंग पीरियड का मतलब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। अब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या है, डिक्रीज करता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। अब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज करता है। मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द न्यूक्लियर चार्ज। अब ऐसा क्यों, जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं साइज डिक्रीज करता है। अब न्यूक्लियस का फोकस ज्यादा है, न्यूक्लियस का जितना ज्यादा फोकस होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना उतना ही डिफिकल्ट होगा। उतना ही डिफिकल्ट है मतलब हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए, तो इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड पीरियड की बात करें, बट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ये शो दैट वैल्यूज इंक्रीजेस। पहले तो लिथियम से बेरिलियम तक जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, मतलब बेरिलियम की में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना ज्यादा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू लिथियम। फिर जब बेरिलियम से बोरोन की तरफ जाते हैं तो एनर्जी डिक्रीज कर जाती है। फिर नाइट्रोजन की तरफ जाते हैं फिर से इंक्रीज करती है। फिर ऑक्सीजन पर जाते हैं तो डिक्रीज कर जाती है। जब फाइनली नियोन तक पहुंचते हैं एनर्जी फिर से इंक्रीज करती है। इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज, ये जो वेरिएशन है मतलब कि ना ही पूरा का पूरा इंक्रीज करता है ना ही पूरा का पूरा डिक्रीज करता है, इसमें वेरिएशंस हैं, कभी इंक्रीज करता है कभी डिक्रीज करता है। ऐसा क्यों, इसका रीजन क्या है, द इंक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अक्रॉस द एलिमेंट इन द पीरियड। इसमें क्या है, इस पीरियड में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट पड़ रहा है, जिसकी वजह से फिर आयोनाइजेशन एनर्जी पे ये इफेक्ट पड़ रहा है। द हायर एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनपी, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनपी वो हायर एनर्जी लेवल पे है एज कंपेयर टू एनएस। और तीसरी चीज द स्टेबिलिटी एसोसिएटेड विद हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड। तीसरा इसमें क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉन फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन में एग्जिस्ट करते हैं, कुछ फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन में, कुछ हाफ फिल्ड में एसोसिएटेड है, जिसकी वजह से अब ये वेरिएशन पाई जाती है। ऐसा क्यों, हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड का क्या चक्कर है। अभी हाफ फिल्ड आपको पता है, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन जो होती हैं वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। अब जो चीज स्टेबल है वो उसमें से अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने नहीं देगा। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कभी भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव या इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करवाती है, क्योंकि वो पहले ही स्टेबल है, उसे कोई और इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, ना ही उसने कोई इलेक्ट्रॉन देना है। अब नहीं देना है, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को लेना है, रिमूव करवाना है। तो रिमूव तभी करवाएगा अगर बहुत ज्यादा एनर्जी उसके पास होगी, तभी रिमूव करवाएगा। बहुत ज्यादा उसके पास पैसा होगा, मतलब कि आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, तभी वो उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा पाएगा। इसीलिए हाफ फील्ड और फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन इसमें आती हैं। जैसे कि नाइट्रोजन की बात करें तो उसमें हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से इसका जो आयोनाइजेशन एनर्जी वो इंक्रीज कर गया। नियोन के केस में भी फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन थी, अब फिर से आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर गई। ऑक्सीजन के केस में ऐसा नहीं है, ना ही हाफ फील्ड ना ही फुली फील्ड, तो इसीलिए यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी कम लगी है। ठीक है, बोरोन के केस में भी ऐसा ही है, जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ना ही हाफ फील्ड है ना ही फुली फील्ड है, वो पार्शियली फील्ड है। तो इसका मतलब यहाँ पे उससे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए, तो इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी इस केस में कम है। इसीलिए इसमें वेरिएशंस पाई जाती हैं। अगर वेरिएशन का क्वेश्चन आए तो आपको ये तीनों रीजंस देने हैं। अब अलोंग ग्रुप मतलब हम जा रहे हैं फ्रॉम अप टू डाउन इन द पीरियोडिक टेबल। अप टू डाउन जाते हैं तो इसमें क्या क्या होता है, एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ एटॉमिक साइज भी इंक्रीज करता है। अब एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं, और उसके साथ साथ एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है मतलब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस है वो इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि शेल इंक्रीज। अब शेल का मतलब क्या है, अब क्लास में जो स्टूडेंट्स की रोज है वो इंक्रीज कर रही हैं। पहले 3 थी तो 3 थी, इसका मतलब जो थर्ड रो थी और जहां पे टीचर खड़ा है उसका डिस्टेंस कम है। अगर 3 की बजाय 5 रोज हो गई हैं, 6 रोज हो गई हैं, तो उसमें से जो 6th रो है उससे लेकर टीचर के साथ जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होगा। अब जितना डिस्टेंस ज्यादा है उतना टीचर का फोकस कम होगा। अब वही चीज यहाँ पे है। अब यहाँ पे क्या है, एवरेज डिस्टेंस from the nucleus to the outermost shell is increases।
डिस्टेंस इंक्रीज कर गया है, जिसकी वजह से रिडक्शन ऑफ अट्रैक्शन, विच कॉजेज रिडक्शन, अट्रैक्शन रिड्यूस हो गई है, उतना ज्यादा अट्रैक्शन न्यूक्लियस में और आउटर मोस्ट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें उतना ज्यादा अट्रैक्शन नहीं रहा। उतना ज्यादा अट्रैक्शन नहीं रहा, इसका मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है, वो इजिली, तो आयनाइजेशन एनर्जी फटाफट उसे इजिली रिमूव करवा सकता है बहुत ही कम एनर्जी यूज करके। तो इसका मतलब क्या है, along the group ionization energy decreases but along the period ऐसा कोई केस नहीं है, कोई शेल इंक्रीज नहीं करता है, उसी शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए उसका पूरा फोकस रहता है, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी उसमें ज्यादा लगती है। अब क्वेश्चंस पे आ जाए। Why lithium positive ion formation is easier as compared to neon atom, neon ion, ऐसा क्यों? अब जहां पे पॉजिटिव की बात करिए, आपका क्या काम है कि यहाँ पे आप पहले सीधा इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इसके कन्फिग्रेशन पे जाइए। अब लिथियम की कन्फिग्रेशन क्या है, हाइड्रोजन लिथियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, तो इसका नंबर क्या है 3 है, तो यहाँ पे इसकी कन्फिग्रेशन हो जाएगी 1s2 2s1। लेकिन नियोन के केस में क्या होती है 1s2 2s2 2p6, ठीक है। अब इसका क्या है Li पॉजिटिव, लिथियम पॉजिटिव का मतलब क्या है, इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसका ये खत्म हो गया, इसकी कन्फिग्रेशन अब क्या बची 1s2। इसमें से क्या करा, इसने एक इलेक्ट्रॉन देना है तो इसकी कन्फिग्रेशन अब क्या होनी चाहिए 1s2 2s2 2p6 2p5, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखें, 1s2 इज s ऑर्बिटल इज कंप्लीटली फिल्ड, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके ये कंप्लीटली फिल्ड और कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बना सकता है। मतलब ये फटाफट क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा वेरी इजीली, ताकि ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा के स्टेबल हो सके, स्टेबल कन्फिग्रेशन बना सके। लेकिन नियोन का आपको पता है ये स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन है, तो उसकी तो इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन पहले से ही स्टेबल होती है, तो वो क्यों एक इलेक्ट्रॉन और देगा, अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्यों वो डिस्टर्ब करेगा, नहीं करेगा। इसीलिए जो लिथियम पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन है वो इजी हो जाती है, लेकिन ये इजीली नहीं होती। तो आपको रीजन क्या देना पड़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जैसे कि लिथियम से नियोन तक जाते हैं, तो ये किसका ग्रुप की बजाय ये पीरियड का फंडा है, तो पीरियड का हमें यहाँ पे रीजन देना पड़ेगा कि अलोंग द पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, तो उसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नियोन का ज्यादा है एज कम्पेयर टू लिथियम, इसीलिए लिथियम आयन इजिली बन जाता है, लेकिन नियोन आयन इजिली नहीं बनता। सेकंड क्वेश्चन, बोरोन हैज लो आयनाइजेशन एनर्जी देन बेरिलियम, आयनाइजेशन एनर्जी बोरोन की कम है एज कम्पेयर टू बेरिलियम। यहाँ पे भी क्या करो, सबसे पहले इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के देखो। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोरोन की और दोनों की लिख दी। अब क्या है, बोरोन की आयनाइजेशन एनर्जी दोनों की चाहिए, मतलब कि दोनों में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है। इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है तो किस में से करवाना है, 2p1 में से। अब 2p1 में से करवाएंगे तो क्या होगा, इसकी कन्फिग्रेशन क्या बन जाएगी 1s2 2s2 स्टेबल कन्फिग्रेशन। बेरिलियम के केस में से अब जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है वो किस में से करवाना है, 2s2, मतलब कि कंप्लीटली फिल्ड s ऑर्बिटल में से करवाना है। कंप्लीटली फिल्ड s ऑर्बिटल क्यों देगा अपना इलेक्ट्रॉन, इजीली तो नहीं दे पाएगा, लेकिन इजीली कौन देगा, 2p ऑर्बिटल। दूसरा रीजन ये है कि दोनों में क्या कंपैरिजन है, इसका आउटर मोस्ट शेल है 2s, इसका आउटर मोस्ट शेल है 2p, तो एनर्जी लेवल का अगर बात करें तो एनर्जी लेवल 2p का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू 2s, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन इजिली रिमूव हो पाएगा। तो देखते हैं रीजन क्या है। द इलेक्ट्रॉन्स इन np ऑर्बिटल्स आर इन हायर एनर्जी लेवल देन ns लेवल, so it is easy to remove the np electron as compared to ns electron। दूसरा रीजन, by removing one electron from 2p orbital of b बोरोन, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाएंगे, बोरोन के 2p ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाएंगे तो इसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी, इट विल बिकम स्टेबल। But beryllium is already having stable configuration, so it is difficult to remove the electron from stable configuration of beryllium। यही रीजन आपको देना है। कंसेप्ट अगर आपको समझ आ गया, अपनी लैंग्वेज में आप रीजन दे सकती हो। बात ये करें कि सबसे पहले आप इसकी कन्फिग्रेशन लिखें, उसके बाद आप उसका रीजन दें। थर्ड क्वेश्चन, नाइट्रोजन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू कार्बन एंड ऑक्सीजन, व्हाई। अब नाइट्रोजन कार्बन ऑक्सीजन तीन की बात करिए, तीनों की कन्फिग्रेशन लिख दें। नाइट्रोजन की कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p3, कार्बन के है 6 नंबर है इसका, तो 1s2 2s2 2p2, ऑक्सीजन का 8 है 1s2 2s2 2p4। कन्फिग्रेशन बना दी, दिस इज 1s, दिस इज 2s, दिस इज 2px 2py 2pz। अब नाइट्रोजन के केस में क्या है, तीनों
मतलब p ऑर्बिटल के तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। दिस इज हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। एक बात याद रखें, इस केस में, कार्बन के केस में ना तो ये फुली फील्ड है ना ही हाफ फील्ड है, तो ये तो पार्शियली फील्ड है। इस केस में ना ये पूरा फील्ड है ना ये हाफ फील्ड है, तो ये भी पार्शियली फील्ड है। ठीक है, अब पार्शियली फील्ड, अब स्टेबल की बात करी गई है, तो स्टेबल तीनों में से सबसे ज्यादा कौन होगा? नाइट्रोजन होगा, ये हमें पता चल गया। लेकिन क्यों है? यही रीजन है, हाफ फील्ड फुली फील्ड। तो हाफ फील्ड का रीजन देंगे, इसमें देंगे कि इसमें हाफ फील्ड नहीं है, इसमें पार्शियली फील्ड है, तो वही लिखें। द हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल्स। नाइट्रोजन हैज एग्जैक्टली हाफ फील्ड p ऑर्बिटल्स मोर स्टेबल देन कार्बन एंड ऑक्सीजन विद पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल्स। जब कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे अपने आप आपको रीजन मिल जाएगा, वही रीजन आपको लैंग्वेज में अपनी लैंग्वेज में लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबल गैसेस हैव हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, व्हाई? अब इसका क्या मतलब है? नोबल गैस की बात करी तो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन लिखें। इसमें एक पर्टिकुलर एलिमेंट की बात नहीं की गई है, नोबल गैस पूरी क्लास की बात की गई है, तो पूरी क्लास की जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए। वो क्या है? NH2NP6। अब इसमें आपको पता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आर स्टेबल, क्योंकि वो कंप्लीटली फिल्ड होती हैं पीरियोडिक टेबल के सबसे राइट में, मतलब एंड में 18th ग्रुप। तो ये क्या है? कंप्लीटली फिल्ड है। ये इजीली, अब ये कंप्लीटली फिल्ड है, स्टेबल है, तो वो क्यों अपनी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्यों डिस्टर्ब करेगा? नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है? उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को अगर p ऑर्बिटल में से रिमूव करवाना है तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट रहने वाला है, क्योंकि वो पहले से ही स्टेबल है। स्टेबल वाली चीज कोई भी ना तो लेती है इलेक्ट्रॉन ना ही देती है इजीली। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सच स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एज क्यों? एज वेरी हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड। फिफ्थ क्वेश्चन, विच एलिमेंट हैज हाईएस्ट फर्स्ट एनर्जी एंड व्हाई? आपको पता है जैसे हम अप टू डाउन जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, और हम अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी अलोंग द पीरियड इंक्रीज करती है। तो इसमें से जो हीलियम होता है, हीलियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट होती है। अगला क्वेश्चन, आउट ऑफ पोटाशियम एंड रुबीडियम, दोनों में से आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा है? आप कैसे पता करोगे? दोनों का लिखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आपको पता चलेगा जो 4s इलेक्ट्रॉन है, 4s इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल, इसका रुबीडियम का 5s इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल। तो 4s 5s में क्या डिफरेंस है? एनर्जी लेवल का। तो 4s और 5s में, सॉरी, इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें डिफरेंस है डिस्टेंस का। डिस्टेंस किसका? न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट शेल का डिफरेंस है। अब पोटाशियम और रुबीडियम के केस में डिफरेंस यही है कि इसमें एक में है 4s शेल और दूसरे में है 5s। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट जो वैलेंस शेल है उसमें उसका डिफरेंस। अब उसका डिस्टेंस, अब डिस्टेंस रुबीडियम के केस में न्यूक्लियस और वैलेंस शेल में ज्यादा है क्योंकि इसमें है 5s, और डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द वैलेंस शेल इज लेस एज कंपेयर टू रुबीडियम इन केस ऑफ पोटाशियम। सो क्या होगा कि इसमें जो पोटाशियम के केस में न्यूक्लियस इफेक्ट जो होगा वो ज्यादा होगा, और इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना उतना ही डिफिकल्ट होगा। तो इसमें से पोटाशियम के केस में ही आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 7, विच हैज सिलिकॉन और क्लोरीन मोर आयोनाइजेशन एनर्जी, व्हाई? दोनों में से किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है? वो भी आप यही आपको लगाना पड़ेगा। अब दोनों के केस में आपको देखना है कि दोनों के केस में शेल, वैलेंस शेल का देखना है कि कौन सा है, और उसके बाद न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल में डिस्टेंस। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन इज हाई देन सिलिकॉन, therefore chlorine has high ionization energy than silicon. अब नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब होता है लविंग, इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन का मतलब है कोई भी एटम अगर ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहता है कि मेरी तरफ आ जाए तो उसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन की उतनी ज्यादा एफिनिटी है। अब लेने की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा? कौन सी आयन की बात करेंगे? नेगेटिव आयन की बात करेंगे, क्योंकि हर एक अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा तो इसका मतलब है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है एफिनिटी। तो एफिनिटी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन को लेना, गेन करना।
वही सेम आयनाइजेशन एनर्जी में क्या था, इलेक्ट्रॉन को देना, रिमूव करना, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी, कितनी एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन को कितना वो ले सकता है। द एनर्जी चेंज विद द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, विद द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वही किस फेस में, गैसियस फेस में, एटम की गैसियस फेस में, इन ग्राउंड स्टेट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एटम। यूनिट सेम है, सिंबल EA, एनर्जी A का मतलब है एफिनिटी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है, अब वहां पे क्या था, कैटायन बनता था, X पॉजिटिव बनता था, इस केस में क्या बनेगा, X नेगेटिव। कैसे बनेगा, बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द गैसियस फॉर्म। एनर्जी चेंज क्या होगी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी EAX। अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है, अब एक दूसरा इलेक्ट्रॉन और लेना है, लेना किससे है, एनायन ने एक और इलेक्ट्रॉन लेना है, लिया है, तो इसमें क्या बनेगा, X2 नेगेटिव। X2 नेगेटिव मतलब यहाँ पे कौन सी बात करेंगे, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करेंगे। अब क्वेश्चन इसके ऊपर जितने भी लास्ट ईयर में क्वेश्चन आए हैं और कोई जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के हमने डिस्कस किए हैं, वही हम यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन वो क्या है, नेगेटिव -348 किलो जूल पर मोल, लेकिन ब्रोमीन के केस में भी नेगेटिव है, लेकिन वो है -325 किलो जूल पर मोल। ऐसा क्यों, एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू अ हैलोजन, अब ये दोनों ही हैलोजन है, इलेक्ट्रॉन में हैलोजन के केस में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना बहुत ही इजी है। ऐसा क्यों, क्योंकि उसकी जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है NS2Np5। अब इसे एक इलेक्ट्रॉन अगर लेगा तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी NS2Np6, ये होती है स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो दोनों में के केस में इलेक्ट्रॉन इजीली लिया जा सकता है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी, ऑर्गन की जैसी बन जाएगी, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ हैलोजन इज हाई, चार्ज हाई है तो हैलोजन हैव स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन्स। तो इस केस में कि दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नेगेटिव इसलिए है क्योंकि दोनों ही इजीली इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं ताकि उनकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन सके। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन इज नेगेटिव बट सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होती है। ऑक्सीजन अगर क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसमें बन जाएगा O नेगेटिव और उसकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है -141 किलो जूल पर मोल। एक और इलेक्ट्रॉन लेगा तो बन जाएगा O2 नेगेटिव, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन अभी जो इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या बन जाएगी, +701 किलो जूल पर मोल। एडिशन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिजल्ट इन रिलीज ऑफ एनर्जी। फर्स्ट में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को गेन करा तो एनर्जी रिलीज हुई है, बट सेकंड, अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन एडिशन इज एन एनर्जी डिमांडिंग प्रोसेस। अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए उसकी नीड है ताकि वो एक इलेक्ट्रॉन और ले सके, स्टेबल हो सके। इसीलिए स्टेबल होने के लिए ही उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है। इसका मतलब उस केस में एनर्जी की डिमांड थी कि वो एक इलेक्ट्रॉन और ले ले, तो एक इलेक्ट्रॉन और ले ले, लेकिन उसे अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं जाना पड़ रहा है, इसीलिए यहाँ पे इसकी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ कार्बन इज नेगेटिव वाइल नाइट्रोजन की पॉजिटिव है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। कार्बन को अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2, अगर C नेगेटिव बनाना होगा इसका मतलब 2p3 बनाना है, मतलब इसे हाफ फील्ड बनाना है। p3 कॉन्फ़िगरेशन जो है, कार्बन बाय एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन बिकम C नेगेटिव विच इज नाउ हैविंग हाफ फील्ड। ठीक है, अब इसे 3p हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए जो इसकी एनर्जी है वो ज्यादा चाहिए होगी, मतलब कि नेगेटिव में चाहिए, नेगेटिव वैल्यू आएगी। अब अगर नाइट्रोजन के केस में बात करें, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3, ये तो ऑलरेडी हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, और अब ये और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन लेगा तो उससे क्या हो जाएगा, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो पार्शियली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। तो क्या होगा, वो जो इलेक्ट्रॉन अगर गेन भी करेगा तो उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं चाहिए है जितनी उसे हाफ फील्ड बनाने के लिए चाहिए थी। इसीलिए अब नाइट्रोजन के केस में जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव में है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज लेस एज कंपेयर टू कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज ऑफ नोबल गैस पॉजिटिव। नोबल गैसेस की अब पॉजिटिव नेगेटिव का केस क्या है आप एक बात याद रखें, जो चीज पहले से ही स्टेबल है उसे अगर एक इलेक्ट्रॉन या कोई भी इलेक्ट्रॉन गेन करना है, गेन अगर करना है
तो उसके स्टेबल चीज को खत्म करना है, स्टेबल को डिस्टर्ब करना है, उसकी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करना है। तो जितनी भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव में होगी अगर डिस्टर्ब करना है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन लेना है, लेकर स्टेबल बनना है, तो स्टेबल बनना है मतलब कि अब जो डिस्टर्बेंस थी उसे ठीक करना है। ठीक करने के लिए बहुत मेहनत चाहिए होती है, मतलब कि एनर्जी बहुत चाहिए होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा चाहिए होगी, मतलब कि इसकी जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव में होगी। अगर किसी स्टेबल चीज को डिस्टर्ब करना है तो उसमें उतनी ज्यादा मेहनत नहीं लगती है, लेकिन डिस्टर्बेंस जो है उसे ठीक करने के लिए, उसे यूनिफॉर्म करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। ये फंडा आप, ये ट्रिक याद रखें। वाई आर इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज ऑफ नोबल गैस? अब इसका मुझे आंसर बताने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि नोबल गैस कॉन्फिगरेशन बहुत स्टेबल होती है। अब स्टेबल चीज को मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करना है। गेन करना है इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करना है। स्टेबिलिटी डिस्टर्ब करने के लिए अभी क्या होगा, इतनी मेहनत तो नहीं करनी पड़ेगी कि मतलब इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो पॉजिटिव में होगी। एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ सिस्टम विच इज ऑलरेडी स्टेबल ड्यू टू फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स, द एडेड इलेक्ट्रॉन हैज टू गो n+1s ऑर्बिटल। अब अगला शेल लेना पड़ेगा, अगला शेल np के बाद अगला n+1s जाएगा, n+1s जाएगा तो इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, जिसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब इसी के साथ हमने जो आज किया है उसे थोड़ा रिवाइज कर लें दोबारा से। हमने पढ़ा है आयनिक बॉन्ड में, सबसे पहले हमने पढ़ा कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, क्यों हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं। फिर हमने पढ़ा केमिकल बॉन्डिंग होती क्या है, उसके 3 टाइप्स होते हैं, आयनिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा है कि बॉन्डिंग की वजह से कौन सा इफेक्ट अराइज होता है, वो होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या होता है, क्यों होता है, अलोंग द पीरियड क्या है, अलोंग द ग्रुप क्या है, और उससे कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती हैं। फिर हमने पढ़ा आयनाइजेशन एनर्जी, ये होता है गेन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, जितने भी रीजनिंग क्वेश्चन है सारे के सारे डिस्कस किए हैं। और अलोंग द ग्रुप, अलोंग द पीरियड क्या इफेक्ट है और क्यों इफेक्ट है। उसके बाद हमने जो थर्ड पढ़ा है ये क्वेश्चंस किए, क्वेश्चंस के बाद हमने 7 क्वेश्चंस इसके किए हैं जो पिछले पेपर में आए हैं। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अभी पिछले पेपर का मतलब ये है कि जो भी इसके रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे और आपकी बुक में है सारे डिस्कस किए हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें, इलेक्ट्रॉन को गेन करना, इसके रिगार्डिंग जितने भी रीजनिंग क्वेश्चंस बन सकते थे वो हमने बनाए हैं और आपके सामने ये क्वेश्चंस हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर फिर भी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। इसके अलावा कौन सी वीडियो चाहिए है वो भी आप सजेशन दे सकते हैं, कोई और सजेशन आपके माइंड में है वो भी हमारे साथ जरूर शेयर करें, और वीडियो को लाइक जरूर करें और देखते रहिए हमारा चैनल। थैंक यू।